नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। वादा पूरा किया, एक बार फिर एक नए किरदार के साथ रूबरू हूं और उनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके कृतित्व, व्यक्तित्व से कृतित्व तक के बीच की जो एक यात्रा होती है, एक संघर्ष होता है, एक बहुत मेहनत होती है, उन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज 129वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह जुड़ गई हैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आज हम एक खास किरदार के साथ रूबरू। आज जिस किरदार की मैं बात कर रही हूँ, खास उनके अंदर बात क्या है, गैर भाषी होकर, गैर हिंदी भाषी अगर मैं कहूँ, होकर हिंदी के होकर रह गए। कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये खास है क्योंकि मराठी भाषा के मतलब मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ है, लेकिन हिंदी के प्रति इनका जो प्यार है, हिंदी के प्रति जो इनका रुझान रहा है, हिंदी की जो सेवा इन्होंने की है, हिंदी से भी हम कह सकते हैं इन्हें, वो अपने आप में अतुलनीय है। और अच्छा लगता है जब आप हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी भाषा से थोड़ा कम सरोकार रहता है, बावजूद उसके आप उस भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी रख पाते हैं, तो ये अच्छा शगुन मैं कह सकती हूँ। तो आज हम जिस किरदार को लेकर आए हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर, जी हाँ, पीएचडी उन्होंने की है, एमफिल की है, तो डॉक्टर हम उन्हें कह सकते हैं, सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी। और उनका अगर मैं परिचय दूँ, बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं उन ज़्यादा परिचय देकर आपका और उनका जो एक समय है, उस समय को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो छोटा-सा परिचय उनके बारे में। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में आप कार्यरत हैं। अतिरिक्त प्रभार आपको प्राप्त है। उसके अलावा अगर मैं आपके परिचय में कुछ बातें कहूँ, तो आपकी कई पुस्तकें आई हैं, बहुत सारी पुस्तकें। इस पुस्तकों के बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, एमफिल किया है, पीएचडी की है इन्होंने, और हिंदी के प्रति एक अलग भाव रखते हैं और हिंदी की सेवा करने के कारण ही शायद एक अलग पहचान इनकी बनी है और हिंदी साहित्य संस्थान के किरदार जिंदगी के कार्यक्रम में आप आए। परिचय बहुत बड़ा है, बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे कार्यभार के साथ इनके जो कंधे हैं वो बहुत मजबूत हैं, और उस मजबूत कंधे पर हिंदी का भार है। हिंदी की सेवा करने के लिए उन्हें हम आज नमन करते हैं और उनसे बात करते हैं कि मराठी से हिंदी तक की जो यात्रा रही वो कैसी रही, कितना अच्छा अनुभव था, जीवन में कितनी उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी बातें हैं। बीच-बीच में मैं इनका परिचय ज़रूर पढ़ूँगी ताकि बातचीत में जो है एक सुर, लय, ताल कायम रहे। तो चलिए हम कुलकर्णी साहब को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और उनका परिचय मैं बीच-बीच में देती रहूँगी, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैभवी बोलेगी, तो फिर आपको लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सर विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अपना बहुत जो समय है आपका वो बहुत ज़्यादा व्यस्ततम समय है, उसमें से थोड़ा-सा समय आपने हमारे लिए निकाला। बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, धीरे-धीरे और भी जो है हमारे दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित होंगे। सर मैंने आपका परिचय छुपा लिया है, थोड़ा बीच-बीच में परिचय देती रहूँगी। लेकिन सबसे पहले जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ, वहाँ से फिर हम आगे की जो यात्रा है हमारी किरदार ज़िंदगी की, वो हम तय करने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ और बताएं अपने परिवार के बारे में। जी, धन्यवाद।
प्रथमतः मैं आप आयोजकों के प्रति सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपने परिवार के बारे में क्या कहूं, एक बहुत देहाती गांव में 1975 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक रहे और उनका अधिक सेवा काल जो है वो गांव देहात में ही व्यतीत हुआ है और इस कारण हम लोगों को वो शिक्षा के लिए कभी शहरों में नहीं भेज पाए और इसलिए हमारी लगभग पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की अधिकाधिक पढ़ाई जो है वो हमने ग्रामीण अंचल में की है और वहीं से विद्या को हस्तगत करते हुए हम 11वीं के बाद फिर महानगरीय जीवन में आए और वहां से महानगरीय जीवन शैली का परिचय हमारा होता है। तो एक सामान्य शिक्षक के परिवार में मैं जन्मा हूँ। हम 3 भाई हैं। बड़े भैया गांव में खेती करते हैं। मझले भैया वहाँ संभाजीनगर महाराष्ट्र में ही उनका पैथोलॉजी है और मैं सबसे छोटा हूँ और अभी वर्तमान में मेरे परिवार में पत्नी है जो शिक्षिका है और तानकोर कन्या महाविद्यालय में वो विज्ञान और अंग्रेजी को पढ़ाती है। मुझे एक बेटा है जो अभी अभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और एक बेटी है जो अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाली है। तो इस तरह से एक वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भरा पूरा परिवार है। माताजी है, पिताजी का दुर्भाग्यवश 2018 में देहांत हो गया और तब से लेकर माताजी का संग जो है वो हमेशा परिवार में मिलता रहा है। तो ये एक प्रारंभिक स्थिति जो है वो परिवार के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा परिवार आपका और लगातार लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और जैसे कि आपके परिचय में इस बात को भी शामिल किया गया है कि पूर्व प्राध्यापक भी रह चुके हैं, हिंदी के विभागाध्यक्ष भी आप रह चुके हैं और कवित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में। तो एक लंबा अरसा आपने हिंदी को दिया और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपने मंझले भैया, बड़े भैया इस तरह से जो आपने संबोधन किया है वो बिल्कुल उत्तरी भारत की जो एक शैली है वो दर्शाती है और दर्शक दीर्घा में एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम मुझे ज़रूर लेना चाहिए। सर फिर मैं आपसे मुखातिब होंगी। कुक्की ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बूंदी राजस्थान से। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और ये हमारे किरदार भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी और इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ। आज मुझे लगा सबसे पहले उनका नाम ले लूँ। हमारे साथ मनीष शाकिया जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। प्रदीप गौतम जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि हिंदी की सेवा करने के लिए आपको नमन है और संजय नैनवाड जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसी प्रकार आप सब जुड़े रहें और कार्यक्रम को शेयर करते रहें। सर वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पद पर आप कार्यरत हैं और मुझे लगता है ये वो महकमा है जहां पर एक वजन होता है आपके कंधे पर कि आपको हिंदी को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, हिंदी के लिए क्या कुछ हो रहा है देश में और क्या कुछ करना है, क्योंकि एक खांचा होता है, एक रूपरेखा होती है किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी चीज की। तो बड़ा जिम्मेदारी का ये काम है और क्या लगता है आपको आज के परिवेश में हिंदी की जो एक स्थिति है, अगर मैं आपकी भाषा आपके शब्दों में जानना चाहूं तो क्या स्थिति है हिंदी की इन दिनों? मुझे लगता है कि वर्तमान में हिंदी की स्थिति बहुत उज्जवल है और हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो हिंदी के लिए स्वर्णयुग सिद्ध होगा। इतनी उन्नति जो है वो हमने हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भाषा कौशल के क्षेत्र में निश्चित रूप से की है। संयोग से जैसे आपने कहा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, ये दोनों संस्थाएं
सन 1960 में संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत जिनका निर्माण हुआ है। और निर्माण के मूल में इनका दोनों संस्थाओं का लगभग एक ही उद्देश्य था, और वो था हिंदी का विकास, हिंदी का प्रचार और प्रसार। और खास तौर से जो अन्य भाषाभाषी प्रदेश है, वहाँ हिंदी को कैसे फैलाया जाए, उसका कैसे विकास करे, ये इन दोनों संस्थाओं के केंद्र में था। और इसलिए इसी प्रकार की कार्य पद्धति जो है वो दोनों संस्थाओं की रही है। मुझे बहुत बार जो है वो हमारे दोस्त व्यंग में कहते हैं कि ये पहली बार ऐतिहासिक घटना ऐसी है कि इन दोनों संस्थाओं का पदभार संभालने का दायित्व किसी एक व्यक्ति को मिला है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। एक ये आश्चर्य है। दूसरा ये भी है कि ऐसा भी पहली बार हुआ है कि जो दोनों संस्थाओं का पदभार संभालने का दायित्व किसी अन्य भाषाभाषी, हिंदीतर भाषाभाषी क्षेत्र के व्यक्ति को मिला है। और इसलिए मुझे वो मजाक में कहते हैं कि आप वर्तमान में हिंदी के कुबेर हैं, कि इतनी विविध योजनाएं हिंदी के विकास के लिए दोनों संस्थाओं के पास है, इतना वित्तीय बजट है कि लगभग हम देश में तो क्या, लेकिन विदेश में भी हिंदी का परचम जो है वो लहरा रहे हैं। मैं संस्थान के बारे में आपको बता दूं तो संस्थान में लगभग 150 विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी प्रतिवर्ष हिंदी का शिक्षण लेने के लिए यहाँ भारत में आते हैं, 1 साल के लिए रहते हैं। और यहाँ हम उनको प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उच्चतर डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, ऐसे 4 कक्षाओं में हम उनको अध्यापन कार्य उनका करते हैं। और भारत सरकार उन सारे विदेशी बच्चों को आने जाने का पूरा व्यय देता है। उनको हम प्रति माह 9,000 रुपए स्टाइपेंड देते हैं। उनके लिए आगरा में स्वतंत्र विदेशी छात्रावास है। लड़कियों छात्राओं के लिए अलग छात्रावास है और लड़कों के लिए अलग छात्रावास है। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व अनुभव होता है कि अब तक केंद्रीय हिंदी संस्थान ने 15,000 से अधिक विदेशी छात्रों को जो है वो प्रशिक्षित किया है। मुझे आपको ये बताने में भी बड़ा गर्व होता है कि आज अधिकतर विदेशी विश्वविद्यालयों में जो हिंदी विभाग में कार्यरत अध्यापक आपको देखेंगे, तो उसमें से 80% से अधिक अध्यापक जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के छात्र रहे हैं। और इतना विकास जो है वो विदेशों के में हिंदी को प्रचार और प्रसारित करने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान ने किया है। वहीं हिंदीतर भाषी प्रदेशों का भी अगर विचार हम करेंगे तो वहां आगरा में हम लोग उनके लिए शिक्षक निर्माण का काम, हिंदी शिक्षक निर्माण का काम लगभग केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1960 से करता रहा है। और अब तक हमने लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों का निर्माण जो है वह हिंदीतर भाषी प्रदेशों में हिंदी शिक्षकों का निर्माण हमने किया है। और उसमें मतलब यह है कि देश भर में जितने भी हिंदी के शिक्षक होते हैं, उनके विषय ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए हम लोग उनका प्रशिक्षण भी लेते हैं। और ऐसा प्रशिक्षण देने वाला एकमात्र संस्थान जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान रहा है कि जो शिक्षकों को हिंदी के व्याकरण के बारे में, हिंदी के भाषा विज्ञान के बारे में, हिंदी के भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में, हिंदी के भाषा कौशल के बारे में और भाषा परिमार्जन के बारे में लगभग 1 महीने का ट्रेनिंग जो है वो देता है, प्रशिक्षण देता है और उनके हिंदी के ज्ञान को लेकर अद्यतन करता है। तो ये एक ऐसा मतलब संस्थान है कि जो आज हिंदी के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा हम लोग कोश का निर्माण करते हैं। आपको मुझे ये जानकारी देते हुए दर्शकों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अब तक लगभग 65 से अधिक भाषाओं के अध्येता कोश बनाए हैं, लर्निंग डिक्शनरीज जिसको हम कहते हैं। और उन कोशों को अनुवाद करने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। किसी भी अन्य भाषाभाषी व्यक्ति को हिंदी का अध्ययन करने के लिए, हिंदी का शिक्षण लेने के लिए अत्यंत उपयोगी है। और
ऐसे उनमें से अधिकांश भाषा ऐसी है कि जिनके बोलने वालों की संख्या अब महज 1500 और 2000 तक सीमित रह गई है। लेकिन इन अध्येता कोशों के माध्यम से उन भाषाओं का संरक्षण करना, संवर्धन करने की एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रायः करता रहा है। इसके बहुत अलावा हम लोक साहित्य कोश का भी बहुत समृद्ध, हमने 125 से अधिक लोक भाषाओं के कोश हमने अब तक बनाए हैं और वो श्रृंखला निरंतर रूप से जारी है। तो ऐसे बहुत एक नहीं, दो नहीं, लगभग कई सारी उपलब्धियां आपको हम बता सकते हैं कि जो हिंदी के विकास में ये दोनों संस्थाएं वर्तमान में निभा रही है। बहुत बढ़िया सर, ये जानकारी हमें आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि क्या कुछ काम हो रहा है, क्योंकि सवाल बहुत होते हैं और उसके जवाब कौन देगा। कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए जो इन तमाम सवालों के जवाब दे, हमारे कौतूहल को शांत करे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई है। हमारे साथ नेहा शर्मा जो हमारे पटल की बहुत मजबूत कड़ी है, जुड़ गई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। उसके साथ ही डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। निदेशालय के बारे में भी बताएं, पुष्पलता जी पूछ रही हैं। नमिता राकेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत जैसे करती हूँ। जैसे कुलकर्णी सर, संस्थान के बारे में भी जैसे मैंने आपको बताया, तो जरूर हम निदेशालय पूछेंगे सर, हम जानेंगे, उनके उनके सवाल को भी हम लेंगे। लेकिन एक बात ये आती है कि आप जालना महाराष्ट्र से हैं, वहां आप पैदा हुए, आपकी परवरिश भी उसी गांव में हुई, पढ़े लिखे, और जैसे कि आपने कहा पिताजी शिक्षक थे, और एक आपने कहा साधारण परिवार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो गुदड़ी के लाल होते हैं वही किसी मंजिल तक पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैंने ऐसा देखा भी है कि जो बहुत सीमित संसाधन में पढ़ते हैं, सीमित संसाधनों में जीते हैं, और उनका एक अलग व्यक्तित्व होता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है हमारे पास। लेकिन मराठी भाषी परिवार में, सब मराठी बोलने वाले, तो हिंदी के प्रति जो आपका रुझान पैदा हुआ वो कैसे हुआ, और वो कब हुआ, कैसा, कब लगा आपको कि नहीं मुझे हिंदी में ही आगे बढ़ना है, या हिंदी भाषा को ही मुझे विषय के रूप में लेना है, और इसी में मुझे अपनी जो अध्ययन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ानी है। तो ये विचार कब आया आपके मन में? एक तो जो महाराष्ट्र में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन छात्रों को 5वीं कक्षा से द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना अनिवार्य होता है। ये हिंदी के विकल्प में अन्य भाषा का भी चयन वो कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश पाठशालाओं में जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को जो है वो पढ़ाया जाता है। तो वैसे मेरा शिक्षा जगत में तो 5वीं कक्षा से हिंदी से संपर्क हुआ। संयोग से क्या हुआ कि 5वीं कक्षा में, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था गाँव में 4थी कक्षा तक ही थी, और उसके बाद हमको पढ़ने के लिए जाना है तो शहर में जाने की आवश्यकता थी, या गांव से लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी पर जो पाठशालाएं होती थी वहां जाने की आवश्यकता थी। और एक प्राथमिक शिक्षक की ये बड़ी इच्छा होती है कि वो भले जिस अवस्था में जिए, लेकिन उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। और इसी लालसा में हमारे पिताजी ने हमें हमारे करीब जो संभाजीनगर शहर है, आज उसको औरंगाबाद कहा जाता है, एक समय में उसको औरंगाबाद कहते थे, आज उसको संभाजीनगर नाम दिया गया है। तो ऐसे महानगर में हमको भेजा। खुद वो गांव में रहे, लेकिन माताजी और हम तीनों भाइयों को दादाजी के साथ उन्होंने शहर के स्कूल में भेजा, और मुझे 5वीं कक्षा में शहर में आकर पढ़ने का अवसर मिला। तो वहां मेरा संपर्क जो है वो हिंदी से हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश 5वीं और 6ठी 2 ही कक्षा में उस शहर में पढ़ पाया, और पारिवारिक स्थिति के कारण पुनः मुझे अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन इस 2 साल के दरमियान जो हिंदी के प्रति अनुराग जगा था, क्योंकि अधिकतर छात्र जो है वो हिंदी में बात करते थे, और अच्छा लगता था हिंदी को पढ़ते समय। उस समय में जो हिंदी के शिक्षक थे उन्होंने भी हमारे भीतर अनुराग उत्पन्न किया। और जब मैं वापस गाँव गया 7वीं कक्षा में, तो वहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में मुझे एक शेख सर नाम के शेख सर मिले, और उनकी जो पढ़ाने की अद्भुत क्षमता थी, उससे मैं हिंदी की ओर आकर्षित हुआ।
और उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं और आप आगे हिंदी में अच्छा आपका करियर सर कर वो सकते हैं। सर का पूरा नाम क्या था? अ, आप नाम तो एकल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हम शेख सर उनको कहते थे। अच्छा। इतना ही उनको उनका फर्स्ट नेम क्या था, प्रथम नाम, वो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरे हिंदी की ओर आकर्षित होने में, मेरे मत्स्यधरी शिक्षण संस्था में मैं जब पढ़ रहा था, तो उसमें शेख सर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जब मैं 12वीं में पुनः वापस गाँव से शहर आया, तो वहाँ मुझे वंदना चौहान, एक चौहान मैडम थी, तो उन चौहान मैडम ने जो हिंदी पढ़ाई है, वो भी उनमें बहुत उनकी जो पढ़ाने की शैली थी, उससे मैं मोहित हुआ। और आपको बताऊँ, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हमें जो बीच का समय मिला, तो मैंने उस समय के दरमियान लगभग 100 से अधिक उपन्यास हिंदी के पढ़े। और उसके कारण भी मेरे मन में हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। तो 11वीं में जब द्वितीय भाषा का चयन करने की बारी आई, तो मैंने हिंदी को प्राथमिकता दी। और 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद स्नातक में जब मैं गया, तब भी मुझे द्वितीय भाषा में जब चयन की बात आई, तो मैंने हिंदी को ही प्राथमिकता दी। तो ये हिंदी की ओर आकर्षित होने का श्रेय मैं चौहान मैडम को और शेख सर को जो है, वो ज़रूर देना चाहूँगा। क्या बात है सर, कहीं भी होंगे आज, अगर ये कार्यक्रम उन तक पहुँचे तो उनको एक छात्र की तरफ से जो शिक्षक को क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि कहते हैं, या जो भी उनको साधुवाद देने की बात आती है, वो इस पटल के माध्यम से आप दे रहे हैं, उनका नाम आपने लिया। और उन्हें भी कहीं न कहीं अगर होंगे, कहीं देख रहे होंगे, या कभी ये कार्यक्रम उन तक पहुँचे, या उन्हें ये पता चले कि उनका एक छात्र इस पद पर है, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, वो हम महसूस कर सकते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, वो भी हम लेंगे। हमारे साथ सोनिया सोनम अक्स जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। संजय जी लगातार बने हुए, नमिता राकेश जी ने भी एक प्रश्न पूछा है, और पुष्पलता जी ने भी एक प्रश्न रखा है। प्रश्नों को हम लेंगे बाद में। जब आपने तय कर लिया कि आपने हिंदी में ही एक रुचि होती है, एक रुझान होता है, क्या कविताओं के प्रति भी आपकी कोई रुचि रही, या कभी कुछ लिखने, साहित्य के क्षेत्र में किताबें आपकी बहुत सारी हैं गद्य में, तो क्या कविताओं के प्रति कुछ रहा है आपका? क्या कभी कुछ लिखने का मन हुआ है? जी, मैं लिखता हूँ, हिंदी में भी कविता लिखता हूँ और मराठी में भी कविता लिखता हूँ। आपने बहुत 12वीं सारी पुस्तकें हैं जो मराठी से हिंदी में अनुवादित की हैं। लिखी है, हाँ। जी, मतलब तो मैंने लगभग 4 क्या काव्य हम संकलन हमारे का। दर्शकों को अगर आप सुनाना चाहें तो, अगर कुछ याद है, जी, कुछ पंक्तियाँ? बिल्कुल मैं सुनाऊँगा। एक तो मैंने लगभग 4 मराठी काव्य संकलनों का हिंदी में अनुवाद किया है, और मैंने मेरी खुद की लिखी हुई मराठी कविता का भी मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये कविता की ओर मैं कैसे आकर्षित हुआ, संक्षेप में बताना चाहूँगा कि 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद हम अलग-अलग प्रतियोगिता में सहभागी होते थे, और कई पुरस्कार उसके माध्यम से जो है वो हमको मिलते थे। और शुरू में तो हम मराठी काव्य वाचन प्रतियोगिता में जाते थे, लेकिन इसी बीच कुछ हिंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन होता था। तब हमें लगा कि मराठी में लिखने के साथ-साथ हमने हिंदी में भी लिखना चाहिए। मतलब आपको बता दूँ कि एक कविता मैंने मराठी में उस समय में लिखी थी, शोधात भीमाच्या, कि जो एक कविता ने मुझे उस ज़माने में लगभग 15 या 20 हज़ार से अधिक पुरस्कार राशि जो है, वो दी होगी। और हमारा नियम था कि जब तक प्रतियोगिता में कविता का चयन होता रहेगा, तब तक हम कविता बदलते नहीं थे। जिस दिन वो कविता का पुरस्कार निकल जाएगा, फिर नया सोचना, नया लिखने के लिए हम सोचते थे। तो ये शोधात भीमा की कविता जो है, उसको मैंने बाद में हिंदी भी अनुदित किया। मैंने एक जागतिकीकरण पर कविता लिखी थी, वैश्वीकरण पर, मराठी में जिसको जागतिकीकरण कहा जाता है। तो वो भी कविता बहुत चली और उसको लेकर भी मेरी लोकप्रियता बहुत बढ़ी। उसने मुझे सम्मान, प्रसिद्धि के साथ-साथ अर्थार्जन भी दिया। और एक विपन्नावस्था से आया हुआ, आर्थिक विपन्नावस्था से आए हुए छात्र को इस प्रकार की प्रेरणा मिलना, तो इस तरह से हम कविता लिखने लगे। वैश्वीकरण की कविता जब हमने लिखी, तो कई लोगों ने कहा कि इसका हिंदी भी अनुवाद आपको करना चाहिए। तो स्वयं की कविता का स्वयं ने अनुवाद करना, ये भी बहुत कम घटना ऐसी होती है।
मैं नॉन ग्रांट कॉलेज में लगभग 7-8 वर्ष में पढ़ाता रहा। एमए, एमफिल, पीएचडी, सेट नेट सब होने के बाद भी महज 1000 रुपए में या 500 रुपए में मैं 8 साल काम करता रहा। तो वो जो नॉन ग्रांट कॉलेज में काम करने की जो व्यथा है, जो मतलब संघर्ष करना पड़ा है, उन सारे संघर्षों को मैंने होरपड़ नाम से मराठी में काव्य संकलन प्रकाशित किया। 45 कविता उसमें है और सारी छंदबद्ध कविताएं हैं। अष्टाक्षरी, नवाक्षरी में मैंने वो लिखी है और उसमें मैंने ये भूमंडलीकरण को केंद्र में रखकर लिखी हुई कविता का भी मैंने हिंदी बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। बस एक दो छंद मैं आपको वहां सुनाना चाहता हूं कि मूल मराठी का पहला छंद पढ़ूंगा और फिर उसी का हिंदी अनुवाद भी पढ़ूंगा कि आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अरे आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा, आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अन दिवसेंदिवस आटत आहे माणुसकीचा झरा, और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा, दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा, शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान। एक समय ऐसा था कि गांव में जो आगे का जो कक्ष होता था उसको बैठक कहा जाता था, लेकिन शहर में जो आगे का कक्ष होता था वो बैठक के स्थान पर दुकान में कब परिवर्तित हुआ लोगों को पता ही नहीं चला। तो शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान, अन रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान, घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम, बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। एक बहुत लंबी कविता है, लेकिन ये छंद जो मूल मराठी में लिखी थी और फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया। तो दोनों भाषाओं में मैं लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, मराठी में भी लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अपनी दो भाषाओं में, दोनों मातृभाषा है, एक आपकी मराठी हो गई और एक हिंदी हो गई, दोनों मातृभाषा है और दोनों भाषाओं पर पकड़ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नमिता राकेश जी ने लिखा है कि इनके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। नमिता जी, आपके प्रश्न का उत्तर शीघ्र मिलेगा। राज दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। गजानन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नमिता राकेश जी का प्रश्न ये है कि जिस शब्दकोश की आप बात कर रहे थे, बहुभाषीय जो शब्दकोश है वो कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहाँ वो? अगर हम पढ़ना चाहे, लेना चाहे तो वो कहाँ उपलब्ध है, वो जानना चाहते हैं। देखो हमारे वेबसाइट पर भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और उसमें क्यूआर कोड भी हमने रखा है कि ऑनलाइन भी उसको आप परचेस कर सकते हैं। हमारा संस्थान का अपना प्रकाशन है, ये www. केंद्रीय हिंदी संस्थान, ऐसा केंद्रीय हिंदी संस्थान इतना भी आप डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। हमारे सारे कोर्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे संस्थान के वेबसाइट में आपको अध्येता कोश मिलेंगे, वैसे निदेशालय में एक भाषा कोश, द्विभाषा कोश, त्रिभाषा कोश, बहुभाषा कोश, पड़ोसी भाषा कोश, विदेशी भाषा कोश और भारतीय भाषा कोश, ऐसे हमने कई प्रकार के कोश का निर्माण किया है। उसमें सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको संकेत स्थल पर मिलेंगे, अन्यथा आप हमें अगर चिट्ठी लिखेंगे तो हमारे यहाँ से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। समय समय पर बुक फेयर जब लगता है तब हमारे स्टॉल भी लगते हैं, तो उसमें भी ये सारी सुविधाएं जो है वो
प्रकाशन के लिए या विक्रयार्थ जो है उसको रखा जाता है। संस्थान का भी स्टॉल लगता है और इधर अभी जैसे वर्ल्ड बुक फेयर है प्रगति मैदान में, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर दे सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है नमिता जी संतुष्ट होंगी, उत्तर उनको मिल गया। और हमारे साथ महेंद्र ठाकुर दास जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी बने रहें, जुड़े रहें और कार्यक्रम को शेयर करते रहें। हिंदी साहित्य संस्थान का अपना यूट्यूब का चैनल भी है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। सर, हिंदी की बात हो रही है, बहुत सारी किताबें आपकी हैं जो आपने मराठी से हिंदी में आपने अनुवादित भी की हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा परिचय है आपका, छोटी-छोटी बातें हम करेंगे। लेकिन एक लंबा अंतराल रहा है हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, निदेशक का पद रिक्त रहा है काफ़ी वर्षों तक और अब जाके आपने उसका कार्यभार सँभाला है। तो इतनी जो रिक्तता, इतनी बड़ी रिक्तता जो रही है, समय बहुत लंबा समय जो वैसे ही चला गया। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है, या अगर इस इतना बड़ा गैप जिसको बोलते हैं या इतनी ज़्यादा बड़े अंतराल में चीज़ें बहुत उथल-पुथल भी हुई होंगी? क्योंकि हम किसी भाषा से सरोकार रखते हैं, अगर कोई ऐसा महकमा है और काफ़ी समय तक वहाँ पर कोई पद रिक्त है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हुई होंगी। तो क्या कारण लगता है इतना लंबा समय कैसे रिक्त रहा पद? नहीं, इसमें देखिए एक कार्यालयीन प्रक्रिया भी होती है और खास तौर से ये दोनों संस्थाएँ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये दोनों पद यूपीएससी के मार्फत जो है वो उनको प्रक्रिया के तहत भरने पड़ते हैं। तो उसकी जो सारी प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं का अनुपालन उनको करना पड़ता है। दूसरा, हमने देखा कि जब से आरटीआई वगैरह आया है, तो हर व्यक्ति अपने क्यूरीज़ को रेज़ करता है और उसमें मैं अड़ंगे डालने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन उनकी अपनी एक जिज्ञासाएँ होती है कि किसी भी तरह से प्रक्रिया को मेरा अगर नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार से प्रक्रिया को प्रलंबित किया जाए। एक कारण ये रहा है। दूसरा, आपने कहा कि नुकसान हुआ है क्या? तो उतना नुकसान नहीं, क्योंकि आदमी स्थायी रूप से नहीं भी रहा तो प्रभारी का दायित्व जो है वो किसी न किसी को ज़रूर दिया जाता है। तो लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 3-4 साल पद खाली होने का नुकसान जो है वहाँ के शिक्षकों को भुगतना पड़ा। जो शिक्षक 2011-12 में एसोसिएट प्रोफ़ेसर के लिए ड्यू थे, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। जो प्रोफ़ेसर के लिए ड्यू थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। नई रिक्रूटमेंट जो लगभग 25, 30, 40 पद खाली थे, वो भर नहीं पाए और मेरे आने के बाद मैंने पहला काम जो किया कि लगभग 25 अध्यापकों की नई नियुक्तियाँ की। जो 15-16 अध्यापक संस्थान में पहले कार्यरत थे, उनको किसी को सहयोगी प्राध्यापक का, किसी को प्राध्यापक पद का प्रमोशन दिया और इस बीच जितने भी प्रलंबित काम थे, वो पहले प्राथमिकता से हमने वो करने की कोशिश की है। बाकी इस कार्यकाल में अन्य अकादमिक काम तो प्रायः होता रहा है, लेकिन ये तकनीकी की जहाँ स्थायी पद की आवश्यकता होती है, वो उसमें थोड़ा प्रलंबित हो जाता है। निदेशालय का भी वही था, कोरोना काल आने के बाद उसका अतिरिक्त प्रभार ज़रूर किसी के पास रहा है। वो संख्या कम थी कार्यक्रमों की, आयोजनों की, उस संख्या को हमने बढ़ाने की कोशिश की और उसको अभी हमने बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से न्याय देने की बात जो है वो कही थी। जो जो योजनाएँ कोरोना काल के कारण बंद हो गई थी, उसको हमने पुनर्जीवित किया और जो कोष का काम, उत्पत्ति कोष का काम ठहरा हुआ था, उसको हमने आकार दिया। जो भारतीय भाषा कोष का अभी हमने चतुर्थ संस्करण राजभाषा सम्मेलन में प्रकाशित किया। मतलब भारतीय भाषा कोष ऐसा कोष है मैडम कि जो पहले 8 भाषा को लेकर हमने बनाया, फिर 12 भाषाओं को बनाया, फिर 16 भाषा उसमें ऐड की और अब हमने 22 भाषा, एक ही शब्द 22 भाषाओं में कैसी यात्रा करता है, इसका चतुर्थ संस्करण हमने अभी राजभाषा सम्मेलन में लोकार्पित किया। अभी हम क्या उसी धरातल पर विदेशी भाषा कोष बना रहे हैं। जी, हमने शब्द सिंधु डिजिटल कोष बनाया,
अभी वर्तमान में हमारे जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनका सपना है कि शब्द सिंधु डिजिटल कोश इतना बृहद शब्दकोश है कि 2029 तक ये विश्व का सबसे बड़ा कोश माना जाएगा। क्योंकि इसके पहले चरण में हमने 50,000 शब्द उसमें अपलोड किए, फिर दूसरे चरण में 1.5 लाख किए, तीसरे चरण में हमने 3.5 लाख किए, चौथे में 5.5 लाख किए, और अभी हमारा टारगेट है कि हम 7.5 लाख शब्द उसको अगले 1 वर्ष के भीतर जो है उसमें जोड़ेंगे। ये बहुभाषिक कोश है। आप उसको 22 भाषाओं में सर्च कर सकते हैं, 22 भाषाओं में आप उसको ये कर सकते हैं, और ये दुनिया का महानतम कोशों में से अब तक जितने भी कोश बने हैं, ना शब्द सागर हो या हिंदी शब्द सागर हो या नालंदा का हो या नागरी प्रचारणी सभा का हो, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने जितने कोश बनाए हैं, संस्थान ने कितने कोश बनाए, निदेशालय ने, उन सारे कोशों को मर्ज करते हुए अब हम शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश की ओर बढ़े हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2029 तक हमारा ये लक्ष्य है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महान डिजिटल कोश बन जाए। बहुत बढ़िया, हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे साथ सार्वरी चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बार बार एक संदेश आ रहा है संजय जी का कि आपके नेतृत्व में हिंदी संस्थान और निदेशालय दोनों फलेगा फूलेगा, इस तरह के जो संदेश हैं वो बार बार आ रहे हैं। कुछ संपादित पुस्तकें हैं सर आपकी, और उनमें से एक है भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी कितनी सही कितनी प्रेरक। तो ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक का कैसे आपके ज़हन में ये बात आई कि इस तरह का शीर्षक भी हो सकता है पुस्तक का, और क्या उद्देश्य है इस पुस्तक का? देखिए, ये एक हमारे यहाँ कोल्हापुर में वसंत मोरे सर थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को लेकर पुस्तक लिखी थी कि छत्रपति शिवाजी कितने प्रेरक है, मतलब राष्ट्रभाषा इतनी कितनी सही कितनी प्रेरक। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये शीर्षक भी दिया गया है कि हिंदी को लेकर जो सपना हमने आजादी के बाद, स्वतंत्रता होने के बाद हमने जो संजोया था, उसको फलने फूलने का जब समय आया तो बाद में हमने उसको राजभाषा के रूप में सम्मानित किया। तो ये इस पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि वो हिंदी में ही वो क्षमता कैसी है कि जो पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकती है। अन्य भाषाओं की कमियों को गिनना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हर एक भाषा की अपनी अपनी मर्यादा है। बांग्ला अपने आप में समृद्ध है, मराठी अपने आप में समृद्ध है, गुजराती अपने आप में समृद्ध है, लेकिन बांग्ला जानने वालों की, गुजराती जानने वालों की और कन्नड़ जानने वालों की एक प्रादेशिक संकीर्णता है या प्रादेशिक सीमाएं हैं। लेकिन उन सारी सीमाओं को पार करते हुए हिंदी में वो क्षमता हम देखते हैं कि जो राष्ट्रभाषा बनने की काबिलियत हो या योग्यता हो या क्षमता हो, हिंदी में हम देखते हैं, और इसी का जिक्र जो है वो इस पुस्तक के अंतर्गत जो है वो करने की कोशिश की गई है। बहुत बढ़िया सर, और हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बातें तो बहुत सारी हैं सर, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि चूंकि हिंदी की राजभाषा का जिक्र आपने अभी कर दिया, मैं सोच रही थी कुछ आपके बचपन की तरफ चलें, कुछ आपके मित्रों के बारे में बात करें, क्योंकि किरदार का मतलब होता है जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज, हर पहलू पर हम गौर करना चाहते हैं, और हम हर कार्यक्रम में करते हैं। लेकिन आपने दुखती रग पर अभी हाथ रख दिया, आपने बोला राजभाषा हिंदी। सर, राष्ट्रभाषा कब बनेगी हिंदी? ये तो हर भारतवासियों का सपना है कि वो राष्ट्रभाषा बने, लेकिन अब समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो नई शिक्षा नीति आई है, और हमने देखा कि हर एक देश की अपनी अपनी एक संरचना होती है मैडम, और उसमें हम भारतवासियों को ये समझना होगा कि ये जो कल्पना है कि किसी एक देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये मूलतः हमारा भारतीय विचार नहीं है। तो यहाँ भारत में जो बहुभाषिकता है और भाषिक विविधता जो है, उसमें हमको सब भाषाओं को साथ में लेकर चलना होगा, और इसी बात को नई शिक्षा नीति ने जो है वो दोहराया है, और प्रादेशिक भाषाओं के
महत्व को बढ़ाया है। दुर्भाग्यवश हिंदी को कभी-कभी प्रादेशिक भाषाओं के विकल्प के रूप में देखने की और का प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सहोदरी भाषा के रूप में उसको देखना चाहिए और जब हमने देखा कि भाषाई अस्मिता धीरे-धीरे इतनी चरमोच्च बिंदु पर पहुँच गई है, अगर उसके नाम पर अगर देश में पुनः वातावरण ये होता है तो उसको हमें थोड़ा व्यापक होकर उसके बारे में हमें सोचने की आज आवश्यकता है और इस बात को ज़रूर हमको मजबूत करना है कि हिंदी में वो क्षमता है लेकिन हिंदी सबको साथ लेकर चले। देशज भाषाओं का भी उसका उतना ही महत्व है और बाकी जो अन्य बोली भाषाएँ हैं उसका भी उतना ही महत्व है और इसीलिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने राष्ट्रभाषा न कहते हुए ये सारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। ये सारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। ऐसा हमने उसमें से अर्थ निकाला है और मुझे लगता है कि इस और हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदी के लिए और उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। जैसे हमने देखा कि सर आज़ादी के सर क्या लगता है आपको आने वाले समय में राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी हिंदी? ये तो आने वाला समय बताएगा मैडम, मैं तो भविष्यकर्ता सर या एक बात भविष्यवक्ता और नहीं। जी, एक बात और है कि अ, हिंदी की अगर हम बात करें जैसे कि मराठी भाषा के आप हैं, मराठी और गुजराती और भी कुछ दक्षिण भारत के हैं, तमिलियन हैं, बहुत सारे हैं, तेलुगु वाले हैं, कर्नाटका वाले हैं। हिंदी के प्रति अब जाके थोड़ा-सा उनका रवैया है जो बदला है। एक हीन दृष्टि से देखते हैं हिंदी भाषी लोगों को, तो वो चीज़ें आपको लगता है कितने हद तक कम हुआ है? नहीं देखिए मैडम, ये हम लोग अगर केवल पत्राचार के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से अगर इसका आकलन करना चाहेंगे, तो शायद हम गलत हो सकते हैं। संयोग से इन दोनों पदों को ग्रहण करने के बाद मुझे पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने का अवसर मिला है और जो बहुत बार चैनलों में दिखाया जाता है या समाचार पत्रों में छपकर आता है, वो वास्तव नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि जन-जन में हिंदी के प्रति तीव्र आकर्षण है और संपर्क भाषा के रूप में वो प्रायः हिंदी को अपनाते हैं। जो स्थिति एक तमिलनाडु की का उदाहरण बार-बार दिखाया जाता है, केरल का दिखाया जाता है। मैं परसों अंडमान निकोबार में गया था मैडम। अंडमान निकोबार में लगभग सारे प्रदेशों के लोग वहाँ निवास करते हैं। सारी भाषाओं को वो बोलते हैं लेकिन संपर्क भाषा उनकी हिंदी है। अरुणाचल में मैं गया। अरुणाचल में हज़ारों बोलियाँ हैं। हर एक की अपनी-अपनी बोली है। लेकिन फिर भी एक-दूसरे के साथ जब वो संपर्क करते हैं, तो उसका माध्यम हिंदी ही है। पूर्वोत्तर में आपको एक नागालैंड में थोड़ी बहुत स्थिति हमको कम देखने को मिलती थी, तो हमारा वहाँ भी सेंटर है, रीजनल सेंटर। तो वहाँ पर भी अब नागालैंड के हमारे यहाँ आगरा में पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 100 डेढ़ 100 छात्र आते हैं। और तो ये जो स्थिति हमें दिखाई जाती है कि भारतवर्ष के कई राज्यों में हिंदी को लेकर थोड़ा किंतु-परंतु है, तो वो राजनेता के मन में हो सकता है, जनता के मन में हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है और इसलिए उनको पता है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, मेरे विचारों को अगर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है या संप्रेषित करना है, तो मुझे हिंदी के सिवाय मेरा काम नहीं बनने वाला है और इसलिए उस दृष्टि से वो हिंदी की ओर आकर्षित होते रहे हैं। सर एक प्रश्न आया है और वो प्रश्न मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 बार वो प्रश्न आ चुका है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि संस्थाओं को अनुदान नहीं मिलता है, जो सेवा करते हैं हिंदी के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ है आपके विभाग में या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लगभग 21-22 में हमने अंतिम बार संस्थाओं को अनुदान दिया था और 21-22 के बाद आपको पता है कि कोरोना काल आया और कोरोना ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। अनुदान के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक अनुदान समिति, केंद्रीय अनुदान समिति का गठन होता है। जब तक केंद्रीय अनुदान समिति का गठन नहीं होता है, तब तक इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। मेरे आने के तुरंत बाद माननीय मंत्री महोदय ने इस समिति का गठन किया
और उसके तुरंत बाद हमने संस्थाओं से आवेदन माँगे हैं। अब उनकी स्टेट लेवल पर स्क्रूटनी का काम पूरा हो चुका है। हमने प्रादेशिक स्तर पर उसकी जाँच करने के बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए जाते हैं। दूसरी स्टेप भी हमने पूरी कर ली है। अब फरवरी के पहले सप्ताह में संभवतः ये केंद्रीय समिति की बैठक होगी और संस्थाओं को हम जितना सरकार के लिए संभव है उतना हम अनुदान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये योजना अब अंतिम चरण पर है और आपको सूचना मिलेगी कि मार्च एंड तक जो है वो हम इस प्रक्रिया को पूरा आगे बढ़ाएँगे। तो ये बहुत प्रक्रिया बिल्कुल बहुत तेज़ी अच्छी से मेरे आने के बाद और मंत्री महोदय का उसमें बहुत बड़ा उत्साह है और वो हम लोगों को सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्द जी। संस्थाओं को अनुदान मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ये जानकारी लोगों तक साझा भी हो चुकी है। साधना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ, बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। सर, बहुत सारी बातें हो गई हिंदी के प्रति, जो आपका लगाव रहा है या हिंदी के लिए जो आपने कुछ काम किया है, वो सारी बातें हमने कर ली। लेकिन अब हम आपके बचपन में जाना चाहते हैं, आपके उन किशोरावस्था में जाना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपके मित्र क्या अभी भी आपके संपर्क में हैं, या मित्रों का उस समय का जो दौर था वो कैसा था? आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, मोबाइल के माध्यम से एक-दूसरे से मिलते हैं, फ़ोन को करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। लेकिन लेकिन वो जो दौर था, मुझे लगता है वो दौर इस दौर से ज़्यादा बेहतर है। क्या अपनी कुछ यादें हैं जो हम तक पहुँचाना चाहेंगे आप? जी ज़रूर हम लोगों के जैसे हम 1998 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद में हम स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण किए। तो लगभग कक्षा में 40 के आसपास उस समय में छात्र रहे होंगे। तो उनमें से 2-4 छात्र 8-10 छात्रों का तो निरंतर संपर्क रहता था, लेकिन बीच में कुछ छात्रों का संपर्क टूट गया था मित्रों का। तो हाल ही में अभी दिवाली में हमने उन सभी छात्रों का एकत्रीकरण किया और लगभग 30 छात्र जो है पुनः 1 दिन के लिए हम एकत्रित हुए और पूरा दिन हमने साथ में बिताया। और आप कल्पना कीजिएगा कि लगभग 28 साल के बाद उनमें से कई मित्र जो है वो हम एक-दूसरे से मिले और उनकी स्थिति को जानने का अवसर हमको मिला। तो उन छात्रों में से बहुत ऐसे छात्र हैं कि जो आज अलग-अलग महाविद्यालयों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में उसमें अपनी हिंदी की सेवा जो है वो कर रहे हैं। तो छात्रों से तो निरंतर संपर्क बनता रहा है। मैं जैसे मैंने आपको कहा कि प्रतियोगिता मैं बहुत करता था। तो मेरे साथ उस समय में मेरी सहेली थी वंगिशा सरोदे, उन्होंने और मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता की है। तो संयोग से उस एकत्रीकरण में हमारा पुनः संपर्क हुआ। पहले संपर्क था, लेकिन उस एकत्रीकरण से और अधिक मजबूत संपर्क हुआ और वो भी संपर्क में आए। तो ऐसे कई सारे मित्र हैं हमारे भुवन चौरे है जो पाथड़ी में अभी प्रिंसिपल है, हमारे संजय राठौड़ जो अभी वर्तमान में औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कई सारे सुनील डाहड़े है, अपर्णा पाटिल जो है, वो तो इनका संपर्क जो है वो रोज़ बना रहता है और जैसे पत्नी को नित्य फ़ोन किया जाता है, वैसे इनको भी प्रायः 1-2 दिन के बाद क्यों ना हो लेकिन इनसे वाह, वाह, बातें वाह, जो है वाह! बहुत अच्छी बात आपने कही, जैसे पत्नी को नित्य फ़ोन किया जाता है, आप अपने मित्रों के संपर्क में रहते हैं। देखिए, मित्र हैं तो एक अलग दुनिया में आप जीते हैं, मित्र हैं तो बहुत कुछ आप अपने मन की साझा करते। कई बार हम पति-पत्नी एक-दूसरे को वो चीज़ें नहीं कह पाते, जो हम अपने मित्रों के साथ सही बहुत ही सहज रूप से कह पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर, सुखद आपका एक क्षण रहा। लेकिन अगर बचपन की बात करें तो बचपन के खेल-खिलौने उस समय के अलग थे। आप लोग प्रायः क्या खेलते थे अपने मित्रों के साथ? कौन-सा ऐसा खेल था जो बड़े रुचि के साथ आप गाँव में खेला करते थे? अब देखिए उस समय में खिलौने तो हम लोगों के नसीब में नहीं थे, पर खेलना हम लोगों के बहुत नसीब में था और इसलिए हम सारे मैदानी खेल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और कबड्डी खेलते-खेलते मेरा ये हाथ जो है वो 2 बार टूटा है। तो उसका मुझे खामियाज़ा बाद में भुगतना पड़ा और आज भी वो एक शोपीस के रूप में आपको दिखाई देता है। क्रिकेट हम खेलते थे।
क्रिकेट बहुत मतलब भूखा प्यासा रहते हुए हमने पूरा दिन भर क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेट बहुत खेलते थे और लगभग मैदान में खेले जाने वाले जितने भी खेल थे वो अधिकतर हमने बचपन में खेले हैं। जी। बहुत बढ़िया। वो जब पुरानी बातें बचपन की हम करते हैं तो अपने आपके चेहरे पर एक सुंदर भाव आता है। वो भाव दिख रहा है मुझे। हमारे साथ इकबाल सैनी पंजाब से जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी आप इसी प्रकार बने रहें और वो जो एक चमक है वो चेहरे पे अभी आपके दिख रही है। आपके बचपन में ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ लौट गए वापस अपने मित्रों के पास। अ, बातें बहुत सारी की हमने, आपके आपकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जीवन में जो कभी भुलाए नहीं भूलते। आपके जीवन में ऐसा कौन-सा पल रहा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? ऐसा मतलब ऐसा निश्चित रूप से तो ऐसा कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा भी शिक्षक बन जाए। और इसलिए 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद उस समय में 10वीं के तुरंत बाद डीएलएल में प्रवेश जो है वो मिलता था। और पिताजी बड़े प्रयासरत चिंतित थे कि इस बार बच्चे का नंबर लग जाएगा तो वो शिक्षक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश परिणाम घोषित होने के बस 2 दिन पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया। और लगभग 2 दिन के बाद उस समय में समाचार पत्रों में परिणाम आते थे और उस समय में हमको फर्स्ट क्लास मिला था और अगर तुरंत वो प्रक्रिया करते तो हमारा शायद डीएलएल में एडमिशन हो जाता। लेकिन गाँव में ये सारी विधियाँ होती है और फिर 10-15 दिन आप गाँव नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस चक्कर में मेरा वहाँ डीएड में नंबर नहीं लग गया। तो तब से लेकर मैं लगभग एमए पार्ट 1 में प्रवेश लेता था, तब तक मैं डीएलएल में प्रवेश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश जो है, वो मेरा नंबर नहीं लगता था। उसके बाद मैंने बीएड करने का कोशिश किया, उसमें भी मैं लगभग हर साल फॉर्म भरता लेकिन कोई कारण अगर ऐसे कारण बनते कि बस अब नंबर लग गया है, लगने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती कि मुझे वो छोड़ना पड़ता और शायद मुझे लगता था कि मेरी नियति में डीएलएल और बीएड करना शायद नहीं लिखा था। एक बार बीएड में औरंगाबाद में जलगाँव यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर लग गया। हम दोनों के परसेंटेज समान थे और हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी समान आया। तो उस समय में कहा गया कि भई ये आप अगर चाहेंगे तो आप उनको अवसर देंगे, तो हम उनको लेकिन उस समय में 2 प्रकार एक डीएड ऐसा था कि जो 12,000 फीस लगती थी और एक में 20,000 लगती थी। 8,000 का एक डीडी और एक 12,000 का डीडी शुल्क के रूप में भरा जाता था। लेकिन उस मित्र के पास एक ही डीडी था और वो कहते थे कि अगर दूसरा आपको ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, तो आपको प्रवेश दिया जा सकता है और वो मेरा जो एक छात्र था, वो मेरा पैर पकड़ रहा था कि आप कैसे भी करो मुझे बहुत आवश्यकता है और आप मुझे जो है वो 8 दिन का समय दीजिएगा। तो मैंने उस समय में बड़े क्या मेरे मन में क्या भाया था लेकिन मैं लगभग 10 साल से वो संघर्ष कर रहा था बीएड में नंबर लगने का। लेकिन मैंने कहा कि भई जाने दीजिए, शरीर को दे दीजिएगा 8 दिन का समय। अगर 8 दिन में वो नहीं लाकर देते हैं, तो फिर मैं मेरा एडमिशन करूँगा। लेकिन उसने 8 दिन में वो पैसा जमा किया और उसको एडमिशन मिल गया। अब उसका मेरा ये उदारता का परिणाम ये हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में मैं बीएड करना चाहता था, बाद में उसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये प्रसंग मैं कभी नहीं भूलता कि आदमी के मन में जो इच्छा होती है वो उस चरम बिंदु पर पहुँचने के बाद भी उदारता आपने बनाए रखनी चाहिए और ईश्वर आपको मतलब कहते हैं ना कि भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ और उसी का निर्वहन जो है वो आजीवन करता रहा हूँ।
बिल्कुल, बहुत सुंदर एक संस्मरण है आपके जीवन का और शायद कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर उससे भी अच्छा आपके लिए सोच कर रखता है, तो वो उदाहरण है। और इकबाल सैनी जी लिख रहे हैं कि जुड़ना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य संस्थान का पेज है फेसबुक पर, उसे फ़ॉलो कीजिए, आप अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे। और सर चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हिंदी के प्रति आस्था रखते हैं, हिंदी पर प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले दिनों में हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लगभग 8-10 विदेशों की यात्रा मैंने की और हर यात्रा में ये अनुभव किया कि हिंदी को लेकर लोगों के मन में बहुत जिज्ञासाएँ हैं और हिंदी ही वो भाषा है कि जिसके माध्यम से हिंदी का हिंदुस्तान की संस्कृति को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और इसलिए जो भी हिंदी में काम करते हैं उन्होंने इस काम को निरंतर रखना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी में अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। इन 75 वर्षों की यात्रा में जितना अनुवाद हमने अंग्रेजी से हिंदी में किया या हिंदी से अंग्रेजी में किया, उतना हमने प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी का और हिंदी का साहित्य प्रादेशिक भाषाओं में नहीं किया। तो जो 2 भाषा जानते हैं, 3 भाषा जानते हैं, मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने भाषा का साहित्य जो है, वो अनुवाद के ज़रिए क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्र के लिए खुला कीजिएगा और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए अपना प्रयास कीजिएगा। इतना ही मैं इस समय में कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है और ये संदेश तमाम दर्शकों तक, तमाम श्रोताओं तक पहुँच गई है बात और ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े। हमारे आग्रह पर आप दिल्ली में रुके। आपका बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं मेरी पूरी टीम की ओर से और हिंदी का उज्ज्वल भविष्य है ये हम सब जानते हैं और आज से मानने भी लग जाएँगे क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उससे सबको एहसास हो चुका है और सबको ये बात पहले से भी पता है कि हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत उज्ज्वल है। आप सब इसी प्रकार हिंदी साहित्य संस्थान के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि एक सुंदर किरदार से आप सभी को मिलवाएँ। तो आज कुलकर्णी सर से हमारी मुलाकात हुई और उनसे इतनी सारी बातें हुई। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ। सर आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके प्रति भी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।